औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पिछले हफ्ते वाले सेक्शन को जो लेक्चर था वो सुन लिया होगा, नोट्स बना लिए होंगे। छोटी छोटी हम अब आगे नोट आप ही कीजिएगा कि जो हमारे चैप्टर्स आगे आएंगे उसमें या तो नंबर ऑफ़ हदीस बहुत कम है या हदीसें छोटी हैं, अगर नंबर ऑफ़ हदीस ज़्यादा भी हैं तो छोटी हैं। और तकरीबन हम 65% अपने ये जो हमारा किताबुल बुयू है इसको कवर कर चुके हैं। आगे आपको जब आप इंडेक्स देखेंगे तो उसमें चैप्टर्स बहुत सारे नज़र आ रहे होंगे, लेकिन जब आप हदीस देखेंगे तो उसमें बहुत थोड़ी थोड़ी हदीस हैं। आज हम जो चैप्टर या सेक्शन करने जा रहे हैं वो शराकत और वकालत का बयान है, यानी पार्टनरशिप और जो एजेंसी है या किसी को एजेंट जब आप अपना बनाते हैं, अपना वकील बना के भेजते हैं, पेश करते हैं, उसके बारे में हम हदीस पढ़ेंगे। तकरीबन 8 के करीब हदीस हैं इसमें और छोटी हदीसें हैं, इसलिए हम एक ही लेक्चर के अंदर इसको कंप्लीट कर लेंगे। अभी मैं यही क्लास शुरू करने से पहले डिस्कस कर रही थी कि जो अगला लेक्चर है हमारा इकरार का बयान सेक्शन जो होगा वो उसमें एक ही हदीस है, तो वो मैं आपको रिकॉर्डिंग अलग से 5-8 मिनट्स की प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि उसके ऊपर फिर हम क्लास कंडक्ट करने का फ़ायदा नहीं है लाइव। तो जो नेक्स्ट वाला है इंशाल्लाह वो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और अगली जो क्लास अब हमारी होगी वो उधार ली हुई चीज़ का बयान हम करेंगे। तो इस तरह ही होगा कि हमारा जो अभी आज हम चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं, 10 की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और जो 11 चैप्टर है वो फिर हम इंशाल्लाह अगले संडे को करेंगे। अच्छा, अब शराकत जो है वो आपने सुना होगा। पार्टनरशिप बड़ा मशहूर वर्ड है, आसान तरीन इसका जो हम देखते हैं बिजनेस में पार्टनरशिप होती है। अच्छा, शराकत जो है उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मेरे टीचर्स हमेशा मुझे कहते हैं कि ज़रूर बता दें कि एक जो शराकत होती है वो हकूक़ के अंदर शराकत होती है, और हकूक़ के अंदर शराकत जो है वो उसमें क्या होगा कि जैसे आप देखें कि अगर कोई प्रॉपर्टी है, किसी के फादर की प्रॉपर्टी है और फादर की डेथ होती है, तो उसमें उसके जो बच्चे होते हैं या वाइफ है या अगर पेरेंट जिंदा हैं तो उनका हक जो है वो सारे उस प्रॉपर्टी के अंदर उनका शराकत होती है, यानी हिस्सेदारी होती है। राइट्स वाइज यानी उनकी इनहेरिटेंस के अंदर, हक के अंदर शराकत है। लेकिन वो हम यहाँ अभी डिस्कस नहीं कर रहे। हम जो शराकत डिस्कस कर रहे हैं वो हम कॉन्ट्रैक्ट या अर्निंग या ट्रेड के अंदर, क्योंकि हमारी जो सेक्शन है, जो बुक हम पढ़े हैं वो किताबुल बुयू है, यानी ट्रेड के ऊपर, ट्रांजैक्शन के ऊपर जो किताब है वो है। तो जो आज हम इस सेक्शन के अंदर पढ़ेंगे वो हम हकूक के अंदर नहीं, हम जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या बिजनेस के अंदर जो शराकत है उसकी बात करेंगे। अच्छा, पार्टनरशिप क्या होती है? बहुत सारी टाइप्स हैं इसकी, और आजकल के दौर में तो हमें बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं जो कि ऑब्वियसली पुराने ज़माने में, स्पेशली जैसे ई कॉमर्स वगैरह, ये बिल्कुल कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं। लेकिन शराकत जनरली जो है वो किस तरह होती है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक शख्स है, मैं हूँ, मेरे पास पैसे हैं, ठीक है, आपके पास स्किल है, आप कुछ करना चाहती हैं ज़िंदगी में लेकिन आपके पास पैसे नहीं है। मेरे पास पैसे हैं बट मेरे पास स्किल नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि मैं आपको ऑफर कर सकती हूँ कि मेरे पास पैसा है, आपके पास स्किल है, तो मैं इन्वेस्टिंग पार्टनर बन जाती हूँ और आप नॉन इन्वेस्टिंग पार्टनर, जिसको आम अल्फाज में स्लीपिंग पार्टनर भी कहते हैं। जो इन्वेस्टर होता है, यानी वो इन्वेस्टर जो है वो सिर्फ पैसे लगा रहा होता है, वो कुछ एफर्ट नहीं कर रहा होता, और जो स्किल वाला बंदा होता है वो सारी एफर्ट कर रहा होता है, लेकिन पैसा जो है वो इन्वेस्टर का लगा होता है, ठीक है। तो इसको जो है वो हम यूजुअली इन्वेस्टर जो बड़ी, आप समझें कि इस वक्त कंपनीज हैं या बहुत अमीर लोग हैं जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा बैंक्स में पड़ा रहता है, तो वो फिर क्या करते हैं, वो अपने पैसे इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। और इन्वेस्टमेंट के अंदर होता यही है कि एक जो पार्टनर होता है उसके पैसे होते हैं और दूसरे की स्किल या उसकी लेबर होती है, और ये दोनों मिलके एक पार्टनरशिप या कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करते हैं, जिसके अंदर ये होता है कि जो जो भी अर्निंग होगी, जितनी भी कमाई होगी इस बिजनेस के साथ, उसके अंदर जो बेसिक आपका खर्चा है वो आप खर्चा निकाल के जो प्रॉफिट होगा उसके अंदर परसेंटेज डिवाइड हो जाती है कि 50-50 हो जाएगी या 60-40 हो जाएगी, इस तरह की एक दोनों की म्यूचुअल एग्रीमेंट से फाइनल एक परसेंटेज चॉकआउट होती है, जिसके ऊपर वो जो डील है या कॉन्ट्रैक्ट है आपका वो डिज़ाइन होता है, ठीक है। इसको मुख्तलिफ तरह की, जैसे हम अगर डर्मा में मैं देखूं तो हमारी डर्माटोलॉजी के अंदर भी बहुत दफ़ा इस तरह होता है कि बहुत सारे लोग लेज़र मशीन्स होती हैं या जो एक्सपेंसिव मशीन्स होती हैं उसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं और वो डॉक्टर के क्लिनिक पे वो मशीन रखवाते हैं। डॉक्टर की उसमें इन्वेस्टमेंट कोई नहीं होती, लेकिन डॉक्टर जो है वो उसकी अपनी स्किल यूज़ कर रहा होता है और पेशेंट के लिए उसको प्रोसीजर को परफॉर्म कर रहा होता है, और फिर उस मशीन के थ्रू, जैसे लेज़र हेयर रिमूवल है या कोई भी लेज़र है, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो बेसिक एक्सपेंस निकालने के बाद जो डॉक्टर है वर्सेस जो इन्वेस्टर है जिसने मशीन के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, वो आपस में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो एक तो ये टाइप होती है।
इसी तरह एक टाइप ये होती है कि मैं और आप दोनों के पास पैसे नहीं हैं या बहुत थोड़े पैसे हैं, मैं और आप मिल के कहते हैं कि लेट्स वर्क टुगेदर, हम दोनों मेहनत करते हैं और हम दोनों मेहनत करके जो भी हम पैसे कमाएंगे उसमें से जो बेसिक आपके एक्सपेंसेस होते हैं, ऑब्वियसली बिजली गैस पानी रेंट वगैरह जो होता है, वो निकाल के जो बाकी पैसे बचेंगे वो हम आधे आधे कर लेंगे या 60-40 जो भी हमारी परसेंटेज डिसाइड होगी। तो ये जो सेकंड वाली जो कैटेगरी, यानी फर्स्ट वाली तो मैंने आपको बताई ना कि एक इन्वेस्टर है और दूसरा नॉन इन्वेस्टर है, ये सेकंड कैटेगरी जो पार्टनरशिप की है उसमें दोनों के पास ही या तो पैसे नहीं है, यानी दोनों ये कह रहे हैं कि अच्छा चलो चलते हैं जंगल में से लकड़ियां काटते हैं और ला के फिर लौट हम एक जगह पे रोड के किनारे बैठ जाएंगे। तो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक तुम इस लॉट पे बैठ के बेचना और शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक मैं इस लॉट पे बैठ के बेचूंगी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि या तो पैसा बहुत थोड़ा है तो दोनों ही पैसा पूल करके और काम स्टार्ट कर रहे हैं, या पैसा है ही नहीं और दोनों कहते हैं कि अच्छा ठीक है हम अपनी मेहनत से काम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सेकंड वाली सिचुएशन है इसके अंदर क्या होता है कि अब ऐसा भी हो सकता है कि हमने लेट्स अज्यूम के थोड़े से पैसे थे, दोनों ने पैसे आपस में डाल के एक सब्जी की रेडी लगा ली, और मैं सुबह 8 बजे से 4 बजे तक बैठती हूँ और आप 4 बजे से रात 12 बजे तक बैठती हैं। अब ये भी हो सकता है कि सुबह 8 बजे से 4 बजे तक सब्जी बहुत सारी सेल हो जाए लेकिन शाम 4 बजे से 12 बजे तक सब्जी बिल्कुल ही ना सेल हो। तो इस केस में ये नहीं होगा कि अगर मैंने बेची है सब्जी, मैंने बैठ के अगर सेल की है तो वो सारा पैसा मेरे पास आएगा और जब आप बैठ के सेल करेंगी तो आपके पास आएगा। ये जो पार्टनरशिप है इसमें ये डिसाइड होता है कि चाहे मैं बेच रही हूँ चाहे तुम बेच रही हो, हम एंड में जो पैसा आएगा उसमें से जो बेसिक एक्सपेंस है वो निकाल के जो बाकी प्रॉफिट होगा उसको हाफ हाफ शेयर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के मुख्तलिफ टाइप ऑफ परसेंटेजेस इसमें डिवाइड होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पार्टनरशिप है उसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट या जो भी फाइनल आपकी डिस्कशन है वो पेन डाउन होनी चाहिए, लिख लें उसको, लिखी पढ़ी होनी चाहिए। और प्लस ये कि उस पर दोनों पार्टीज का एग्री होना चाहिए और हर चीज़ क्लियरली ब्लैक एंड वाइट के अंदर मेंशन होनी चाहिए कि अगर लॉस होगा तो उसमें क्या करना है, पैसे लगा किधर रहे हैं, सारी ये इस तरह की डिटेल। बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि जो बैंक इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, स्पेशली कमर्शियल बैंक जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, वो भी तो जैसे लोग कहते हैं ना, आप किसी को समझाएं कि ये जो सेविंग अकाउंट्स हैं या सेविंग जो नेशनल सेविंग है ये सूद है, तो वो कहते हैं कि नहीं जी बिजनेस में भी तो इस तरह होता है ना कि हम इन्वेस्टिंग पार्टनर होते हैं और साथ में एक बंदा जो है वो लेबर होता है, उसके पास स्किल होती है, तो हम उसको पैसे देते हैं और वो इन्वेस्ट करता है, सॉरी वो आगे इस्तेमाल करता है पैसे और एंड में जो प्रॉफिट आता है वो हम आधा आधा करते हैं। तो बैंक के साथ भी ऐसी है कि बैंक जो है उसके पास हम रखवाते हैं, बैंक आगे इन्वेस्ट करता है। यानी आपको ये आर्ग्यूमेंट सुनने को मिलता होगा अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, जिनको भी आप नेशनल सेविंग वगैरह के लिए मना कर रहे होते हैं, वो आपको ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि हम जब बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी तो इन्वेस्टर नॉन इन्वेस्टर होता है ना, तो यहाँ पर भी हम बिजनेस कर रहे हैं बैंक के साथ और बैंक हमारा पैसा आगे इन्वेस्ट करके हमें उसका पर मंथ जो है प्रॉफिट दे रहा है। तो इन दोनों में फर्क ये है, सबसे इंपॉर्टेंट जो समझने की बात ये है कि जब आप बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप में होते हैं तो पहली चीज ये होती है कि बिजनेस का उसूल ये होता है कि आपने जो पैसे लगाए हैं वो कभी भी 100% आपको वापस पूरे नहीं मिलते। ठीक है, यानी उसके अंदर कोई कंफर्मेशन नहीं होती, क्योंकि जब आप पैसा बैंक इन्वेस्ट करते हैं किसी बिजनेस में लगाते हैं तो देर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ लॉस। प्लस ये कि ऑब्वियसली जो आपके एक्सपेंसेस आ रहे हैं, जो आपकी बाकी खर्चे हो रहे हैं, उसमें आपकी जो मदर अमाउंट है जो एक आपने इन्वेस्ट की है वो कभी भी सॉलिड एज इट इज रिटेन नहीं रहती। ठीक है, तो बिजनेस का पहली चीज तो ये होगी। दूसरी बात है कि जब आप बिजनेस में लगा रहे होते हैं तो आपको एग्जैक्टली exactly पता होता है कि ये जो बंदा जिसको मैंने हायर किया है अपने साथ नॉन इन्वेस्टिंग पार्टनर, हम बिजनेस में पैसा किधर लगा रहे हैं, हमारी पर मंथ इनकम क्या है, उसमें कितना लॉस हो रहा है, एक एक इची बिची जो दाना है ना वो आपको पता होता है बिजनेस के अंदर। वर्सेस बैंक के अंदर क्या हो रहा होता है कि जो बैंक है उस वो आपका पार्टनर नहीं है। बैंक में जब आप पैसे रखवाते हैं तो आप से बेसिकली बैंक एक लोन की तरह आपसे पैसे ले रहा होता है, क्योंकि जब आप बैंक में पैसे रखवाते हैं और वो आगे इन्वेस्ट करता है तो वो मेक श्योर करता है कि जब आपका दिल करेगा आप अपने सारे पैसे एज इट इज 100% जो आपकी मदर इन्वेस्टमेंट है वो आप वापस बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं। जबकि बिजनेस में ऐसा नहीं होता, बिजनेस में लॉस होने का चांस हमेशा होता है। इसी तरह जब बैंक के साथ आप इन्वेस्ट करते हैं तो बैंक आपको डिटेल्स नहीं बताता, वो ज़्यादा आपको ये बता देगा कि उसने बहुत ही रेयर इस तरह होता है, बैंक बताता भी नहीं है कि उसने किस बिजनेस बिजनेस में इन्वेस्ट किया। वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 ऑप्शन टिक करा लेता है कि अच्छा जी आप शिपिंग में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं किसी में, लेकिन वो आपको एग्जैक्टली exactly नहीं बताता कि कौन सी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है और वहाँ से कितना आपको, बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स वो आपको नहीं देता। वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये कहेगा कि जी ये इस महीने का प्रॉफिट था, ये आपके अकाउंट में आ गया है। ठीक है, पहली बात तो ये कि वो उधार पे आपको प्रॉफिट दे रहा है, तो जब भी आप उधार पैसे किसी को देते हैं और उसका फायदा उठाते हैं वो सूद है। लेकिन जब आप बिजनेस करते हैं तो आप उधार नहीं दे रहे होते, आप उसके अंदर खुद मौजूद होते हैं एज अ पार्टनर। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं
और इसको जब आप अगर चाहें तो ज़रा इसकी डिटेल और मज़ीद पढ़िएगा तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे। हम क्लास को आगे कंटिन्यू कर देते हैं, लेकिन ये आपको पार्टनरशिप के अंदर जो स्पेशली मैंने चीज़ समझाई है कि जो इन्वेस्टिंग नॉन इन्वेस्टिंग पार्टनर वाला जो मसला है, ये आपको लोग बहुत ज़्यादा बैंक वर्सेस ये वाला मेंशन करेंगे कि ये बैंक के साथ भी तो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और बैंक आगे उसको अपनी स्किल के साथ आगे पैसा उससे बना के हमें दे रहा है। तो बैंक जो है वो आपको कभी भी लॉस शो नहीं करता, वो आपको हर महीने प्रॉफिट दे रहा होता है। और किसी भी बिजनेस में हर महीने प्रॉफिट नहीं होता, देयर इज ऑलवेज अ चांस कि आपको किसी ना किसी साल के 12 महीने में कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, शराकत के बाद जो सेकंड हमारे पास इसमें टॉपिक हम कवर करेंगे वो वकालत वकालत है, ये वकाला है। वकालत का मतलब ये वकील, जैसे हम कहते हैं कि कोई केस वगैरह भी होता है तो उसके अंदर वकील क्या होता है, वकील आपका एजेंट होता है जो आपके बिहाफ पे केस लड़ रहा होता है। तो वकालत जो है वो ये चीज़ है कि आप किसी को एजेंट बना के अपना भेजें। अब वकालत जो है उसकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। टाइप से मुराद ये है कि वो शायद हो सकता है कि आप किसी को खाना लेने भेज रहे हैं तो वो भी अपना वकील बना के आप भेज रहे हैं। जैसे सूरह कहफ जब हम जो हर फ्राइडे को पढ़ते हैं, उसके अंदर जब असहाबे कहफ का आप वाकया पढ़ते हैं तो उसमें आप ये देखें कि जब वो होश में आते हैं तो वो एक अपने फ्रेंड को पैसे देके कहते हैं कि जाके शहर से खाना ले आओ। तो ये भी एजेंट बनाना है, ये भी वकालत है, क्योंकि वो सारे पैसे जो है वो एक बंदे को पकड़ा के कहते हैं कि तुम जाके हमारे हिस्से का या हमारे लिए भी खाना ले आओ। तो ये एजेंट बनाने का मतलब ये है कि आप अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रॉपर एक्सप्लेन करके टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, यानी उसको आप एक्सप्लेन करेंगे कि भाई ये तुम्हारी बाउंड्री है, इससे तुमने आगे नहीं जाना। और उस बंदे को अपनी जगह आप आगे काम करने भेजते हैं और वो बंदा फिर आपके बिहाफ पे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पूरी करता है और आके फिर वो आपको रिपोर्ट बैक करता है कि ये काम हो गया। ठीक है, तो ये वकालत है, या इसको जैसे वकील हम कहते हैं वो भी यही है कि वो आपके बिहाफ पे केस लड़ रहा होता है। तो ये थोड़ा सा इंट्रो था इसमें। अब हम आ जाते हैं हदीस, जो पहली आज हदीस है हमारे पास वो 742 नंबर हदीस है। और इसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जल्ले जलालहू का इरशाद ग्रामी है कि दो शराकत करने वालों में मैं तीसरा होता हूँ, तावक्त ये कोई एक दूसरे से ख़यानत ना करे। जूँ ही इनमें से कोई एक ख़यानत का मुर्तकिब होता है तो मैं इनके दरमियान में से निकल जाता हूँ। ये अबू दाऊद की हदीस है और सही हदीस है। अच्छा, अब क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर स्पेशली मेंशन कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया, तो ये बेसिकली हदीस कुदसी होगी। ठीक है, और ये पहली हदीस इसलिए है क्योंकि ये हमें इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी एंड पार्टनरशिप को एक्सप्लेन कर रही है। यानी अगर दो लोग शराकत के अंदर या पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं और उसमें वो ऑनेस्ट हैं, तो इसमें कितनी बड़ी ये एक खुशखबरी है कि अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं उन दोनों के साथ तीसरा मैं होता हूँ। और जब उन दोनों में से कोई चीटिंग कर लेता है तो फिर मैं उनके बीच में से निकल जाता हूँ। एक्सक्यूज मी। अच्छा, अब इसकी हम रूलिंग देख लेते हैं। पहली चीज़ तो इसमें हमें ये पता चलती है कि शराकत या पार्टनरशिप, क्योंकि अल्लाह ताला जब ये कह रहे हैं तो इससे हमें पता चलता है कि ये इस्लाम में जायज़ है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो ये पार्टनरशिप का जो कॉन्ट्रैक्ट हो, इसके अंदर जो आप टर्म्स एंड कंडीशंस रखेंगे वो शरीयत के अगेंस्ट ना हो। मतलब कोई हराम चीज़ को आप हलाल ना कर रहे हो, इस किस्म की कोई भी है। जो हमने पीछे बहुत सारी डिफरेंट रूलिंग्स पढ़ी हैं, उनमें से ऐसा ना हो कि कहीं पर कोई चीज़ वायलेट हो रही हो, या सूद के कारोबार के अंदर आप पार्टनरशिप ना कर रहे हो, इस किस्म के मसले ना हो। ठीक है। पार्टनरशिप के अंदर जो पहला उसूल होता है वो ऑब्वियसली आप पार्टनरशिप करते ही उस शख्स के साथ हैं जिस पे आपको भरोसा हो या जो ईमानदार हो, क्योंकि कभी भी कोई शख्स ये नहीं चाहेगा कि वो किसी बेईमान या बदनामे ज़माना इंसान जो कि मशहूर हो धोखा देने के लिए उसके साथ पार्टनरशिप करे। हाँ, अलबत्ता कोई गलती से फंस जाए ऐसे, यानी कोई नया नया शहर में आया उसको पता ही नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर जो प्राइम रिक्वायरमेंट है वो ऑब्वियसली ये है कि जो दोनों पार्टनर्स हैं वो ऑनेस्ट हों और वो फ्रॉड या इस किस्म की जो गैर अखलाकी हरकतें उनमें मुलविस ना हो कि वो नुकसान पहुंचाएं दूसरे पार्टनर को। इसमें जो अल्लाह ताला की स्पेशल सपोर्ट की बात हो रही है कि ऑनेस्ट लोग जो हैं या पार्टनर्स, उनको बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की तरफ से सपोर्ट होती है। अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं लिटरली आई एम द थर्ड वन। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला फिजिकली उनके जो बिजनेस है उसमें पार्टनर होता है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला की ब्लेसिंग उन दोनों के ऊपर होती है, उनके बिजनेस पे होती है, क्योंकि वो ईमानदारी के साथ तिजारत, क्योंकि तिजारत ऑलरेडी नबियों का भी प्रोफेशन रहा है। बहुत सारे अंबिया कराम जो है वो तिजारत करते थे। सो लिहाजा तिजारत इटसेल्फ एक बड़ी ब्लेस्ड प्रोफेशन है। और जब उसमें दो लोग शराकत में पूरी दयानतदारी के साथ बगैर किसी झूठ फ्रॉड डिसेप्शन के काम करते हैं तो उसमें थर्ड पार्टी, थर्ड अल्लाह ताला का होना इसमें सिचुएशन में, इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला उनकी जो पार्टनरशिप है उसकी हिफाजत करता है, उनके बिजनेस की हिफाजत करता है, उनके बिजनेस और पैसे में बरकत देता है और आगे ग्रोथ देता है।
सो बेसिकली जब उनमें से कोई बेईमानी करता है तो इसका मतलब जो यहाँ पर हदीस कुदसी के अंदर है कि अल्लाह ताला उनसे फिर अलग हो जाता है, यानी निकल जाता है उस जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर से। उसका मतलब ये कि अल्लाह ताला की ब्लेसिंग विड्रॉ, अल्लाह ताला अपनी ब्लेसिंग्स विड्रॉ कर लेता है। जो प्रोटेक्शन वो प्रोवाइड कर रहा होता है, जो वो जो बूम आ रहा होता है बिजनेस के अंदर, उस और हलाल बिजनेस की बात हो रही है डेफिनेटली, हराम की बात नहीं हो रही। तो उसके अंदर से फिर अल्लाह ताला वो अपनी जो रहमत है वो, या उसमें से जो बरकत है वो वापस खींच लेता है। ठीक है। सो इससे हमें ये पता चलता है कि जो बिजनेस पार्टनरशिप है वो अगर सिंसियरिटी के साथ और ईमानदारी से हलाल काम की चल रही है तो अल्लाह ताला उसमें मजीद बरकत डालेगा। और इस हदीस कुदसी को आपने दिमाग में रखना है, इस ईमान के साथ शराकत दारी करनी है, और अपनी अपनी बिहाफ पे दोनों पार्टीज सिंसियरली काम करें इस सोच के साथ कि अल्लाह ताला हमारे साथ है, अल्लाह ताला हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, हमें बरकत से नवाज रहा है। इसमें किसी भी जो दोनों फरीकैन हैं उनमें से किसी पे भी जायज़ नहीं है कि वो मिसयूज़ करे इस पार्टनरशिप की पैसे को, अथॉरिटी को। कोई भी जो इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं कि अगर कोई कहीं से कोई और ऑफर आई तो वो चुपके से साइड लाइन होके अपना एक सेपरेट कारोबार उसने या प्रोजेक्ट अलग से पकड़ लिया, ये वाली चीज़ें परमिसिबल नहीं है। और यही चीज़ जो है वो इस्लाम हमें सिखाता है कि नॉट जस्ट यहाँ तो क्योंकि हम ट्रेड ट्रांजैक्शन पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम ट्रेड ट्रांजैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, लेकिन जितने भी इस्लाम के अगर आप जो कहीं पर भी आप रिश्ता ऐसा देखेंगे जिसके अंदर अमानत का जिक्र होगा, ट्रस्ट का जिक्र होगा, तो इस्लाम हर जगह यही आपको टीच करता है, हमें टीच करता है कि आपने ईमानदारी के साथ काम करना है, धोखा नहीं देना। जहाँ पर दो लोगों का ट्रस्ट हो आपस में, अमानतदारी का एक एलिमेंट हो कि एक दूसरे को ट्रस्ट करके एक जो पैसे हैं या जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको एक अमानत के तौर पे रखा है और उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के फुल क्लैरिटी के साथ एक दूसरे के साथ बिजनेस कर रहे हैं। तो ये सिर्फ बिजनेस में नहीं है, ये हर ट्रस्ट वर्थी जो आपका रिलेशनशिप है उसमें ये रूल चलेगा। ठीक होगी। तो ये सिंपल सी पहली हदीस थी। सेकंड हदीस पे हम आ जाते हैं। इस हदीस में ऑब्वियसली हमें जो ऑनेस्ट शराकत है उसकी वैल्यू, उसकी फजीलत पता चली। अब सेकंड वाली जो हदीस हमारे पास आ गई 743 नंबर, ये हजरत साहिब मखजूमी रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरसत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत में शरीक थे। फिर वो फतेह मक्का के मौके पर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुबारक हो मेरे भाई और मेरे शरीक। इसे अहमद, अबू दाऊद और इब्ने माजा माजा तीनों ने रवायत किया है। अच्छा, अब ये जो सहाबी थे ये बेसिकली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पार्टनर थे बिफोर इस्लाम आने से पहले। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि तिजारत करते थे तो ये तिजारत में उनके पार्टनर थे। और ये बहुत आप समझे ऑनेस्ट, हालांकि ये मुस्लिम नहीं थे उस वक्त ऑब्वियसली जब इस्लाम नहीं आया था, तो लेकिन ये बहुत ऑनेस्ट इंसान थे और बड़ी अच्छी इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पार्टनरशिप निभाई। लेकिन फिर उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये सारा इस्लाम वाला वाकया हुआ उनके ऊपर, वही नाजिल हुई और फिर उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट करके मदीना आ गए, तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली खत्म होगी क्योंकि वो मक्का में थे। फिर जब फतेह मक्का यानी कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का का टाइम आया तो उस टाइम पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि आम माफी का ऐलान कर दिया था, और उस टाइम पे लोग बहुत तेजी से यानी जो फतेह मक्का का मोमेंट था उस पे लोगों ने बहुत ज्यादा इस्लाम कबूल किया था। तो उस टाइम पे ये जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पार्टनर थे फिर इन्होंने भी आके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और उस वक्त इन्होंने फिर इस्लाम कबूल किया। और ये उस टाइम की ये हदीस आपको कोट की जा रही है यहाँ पर कि जो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालांकि अभी वो उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, लेकिन क्योंकि ही वॉज बीइंग सच एन ऑनेस्ट पार्टनर टू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस वक्त प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने उनको वेलकम किया, बड़े आप समझें कि पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ या बड़ी एक गर्म जोशी के साथ उनको कहा कि मुबारक हो मेरे भाई और मेरे शरीक, यानी भाई एज इन, क्योंकि वो कलमा पढ़ने मुसलमान होने आए थे तो वो ब्रदर इन रिलीजन हो जाना था। और साथ में शरीक क्या था कि वो बिजनेस पार्टनर थे उनके। तो इससे हमें छोटी छोटी चार रूलिंग्स हमें पता चलती हैं। एक तो ये कि पहली चीज़ तो ये पता चलती है कि बिजनेस पार्टनरशिप के लिए ज़रूरी नहीं कि वो आपका रिश्तेदार हो, आप किसी से भी बिजनेस पार्टनरशिप कर सकते हैं। एंड इवन इसमें आप नॉन मुस्लिम के साथ भी पार्टनरशिप कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसके अंदर आपने ये ख्याल रखना है। और जैसे कि हम देखते हैं कि बिजनेस के हमारे बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि हम नॉन मुस्लिम्स के साथ अपने बिजनेस की जो पार्टनरशिप है वो कर रहे होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसके अंदर आपने ये देखना है कि जो क्लॉजेज हो आपके पार्टनरशिप के, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अगेंस्ट शरिया, तो उसके अंदर कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। सो पहली चीज़ तो हमें ये पता चलती है कि बिजनेस पार्टनरशिप के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो आपका रिलेटिव हो, ही कैन और शी कैन बी एनीवन, लेकिन उसके अंदर फिर आपने जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत आ जाती है। और यहाँ पर जो जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रिसीव किया मेरे भाई और मेरे शराकतदार के उससे जेस्चर से, मैंने आपको बताया कि इससे गर्मजोशी पता चलती है और एक एप्रिसिएशन, यानी आप सोचें कि जो ईमानदार पार्टनर है, ईमानदार शख्स है, वो
इवन आजकल के दौर में भी हमें हमेशा याद रहता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी इतना लॉन्ग टाइम बाद वो मिल रहे थे उनसे, और अभी सिचुएशन भी ऐसी थी कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पहचान भी गए और उनको बड़े गर्मजोशी के साथ उन्होंने, यानी एक जो ट्रस्टवर्थी बॉन्ड था वो ऑब्वियसली बिफोर इस्लाम भी उनकी ऑनेस्टी की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। और फिर जब वो इस्लाम कबूल करने आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बड़ा गर्मजोशी के साथ ग्रीट किया। ठीक है। अच्छा, और इसमें फिर एक पॉइंट तो हमें यही पता चल जाता है कि ऑब्वियसली मुसलमान जब पार्टनर चूज करे तो वो ट्रस्टवर्दी है, ऑनेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये सारा जो सिस्टम है पार्टनरशिप का ये चलता ही इन चीज़ों के ऊपर है, यानी जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते उसके साथ आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते। प्री इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि ये इस्लाम आने से पहले की पार्टनरशिप थी। और इसी तरह जैसे अब तो खैर प्री इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट की अब हम बात नहीं कर रहे, अब हम इस कंटेम्प्रेरी टाइम्स में बात करेंगे नॉन मुस्लिम्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट की। तो इसमें नॉन मुस्लिम्स के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, साइन आप उनके साथ बिजनेस डील्स कर सकते हैं, उनके साथ पार्टनरशिप्स कर सकते हैं। लेकिन वही बात कि आपने ख्याल ये रखना है कि कोई टर्म एंड कंडीशन, शरीयत की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको वायलेट ना करे। 744 नंबर हदीस, छोटी छोटी देखें हदीसें हैं, सिंपल रूलिंग्स हैं इसके अंदर। 744 नंबर हदीस अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि मैंने और अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हो और साद इब्ने अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने शराकत की इन चीज़ों में जो हमें बदर के रोज़ हासिल हुई। इस हदीस का आखिरी हिस्सा यूं है कि साद रजी अल्लाह ताला अन्हो इस रोज़ दो के कैदी ले आए, मैं और अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हो कोई भी चीज़ ना ला सके। इसे निसाई वगैरह ने रवायत किया। अच्छा, अब ये जो हदीस है बेसिकली इन सारी हदीस का छोटा छोटा बैकग्राउंड है, जो कि बैकग्राउंड जानने से आपको खुद ब खुद रूलिंग समझ आ जाएगी। तो जैसे मैंने अभी आपको जो टाइप्स बताई थी पार्टनरशिप की, वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं लेकिन मैंने आपको दो मेंशन की थी। उसमें जो सेकंड वाली मैंने आपको मेंशन की थी कि अगर दोनों के पास ही पैसे नहीं हैं या थोड़ा थोड़ा दोनों ही डाल रहे हैं, और उसमें फिर वो प्लान कर रहे हैं कि हम जो भी प्रॉफिट आएगा उसको इक्वली या जिस तरह भी डिवाइड करेंगे, और उसमें ये मैटर नहीं करेगा कि मैंने जो कमाया वो मेरा और जो तुमने कमाया वो तुम्हारा। ये सेकंड वाली जो टाइप है वो यहाँ इस हदीस में लग रही है। ठीक है। तो ये हुआ ये था कि बदर के जो मौका था उसमें ऑब्वियसली हमें पता है कि बहुत ज़्यादा टेंस सिचुएशन थी और मुसलमान बहुत थोड़े थे, 313 थे, और कुफार बहुत ज़्यादा थे। तो उस टाइम पे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये कह रहे हैं कि अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और साद इब्ने अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन तीनों ने प्लान ये किया। यानी एक होता है ना कि आप तवक्कल होता है अल्लाह ताला पे, और आप कहते हैं कि अच्छा ठीक है इंशाल्लाह ये आज हम जंग जीतेंगे तो फिर उसके बाद जो माले गनीमत हमें मिलेगा वो हम इक्वली डिवाइड कर लेंगे। ठीक है। और ये ऑब्वियसली इस टाइम इसको फिर हम जब जिहाद वाले सेक्शन में जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि जो माले गनीमत है उसकी जो डिवीजन है उसकी प्रॉपर रूलिंग्स हैं अलग से, लेकिन यहाँ पर हम ऑब्वियसली उसको डिस्कस नहीं करें। ये बिफोर दैट टाइम है कि जब रूलिंग्स इसकी जो स्पॉइल्स ऑफ वॉर्स है वो पूरी प्रॉपरली कि किस तरह डिवीजन होनी है उसकी बात हो। यहाँ पर वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि जब बदर का टाइम था तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम तीनों जो भी स्पॉइल्स ऑफ वॉर या माले गनीमत होगा उसको डिवाइड कर लेंगे आपस में। लेकिन जब जंग खत्म हुई तो जो हज़रत साद इब्ने अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो थे वो दो कैदी, यानी उन्होंने दो जो कुफार के लोग थे उनको पकड़ के कैदी बना लिया था, उनको आप समझे हथकड़ी लगा ली थी। वो उनको जो गुलाम है बना के ले आए, पकड़ के ले आए, कैदी बना के बेसिकली ले आए। और जो अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे और अमार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनको कुछ भी नहीं मिला माले गनीमत में से, मतलब कोई भी चीज़ नहीं मिली। तो यहाँ पर ये बात डिस्कस हो रही है कि क्योंकि उन दोनों को कुछ नहीं मिला लेकिन ऑलरेडी क्योंकि डिसाइडेड ये था, तो जो दो कैदी वो पकड़ के लाए वो उन्होंने कहा कि अब हम तीनों आपस में बांट लेंगे। ठीक है। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अभी हम माले गनीमत की डिस्ट्रीब्यूशन के फिक जो है उसमें नहीं जा रहे, वो एक अलग सेक्शन है और उसकी डिस्कशन जब हम इंशाल्लाह उस सेक्शन में पहुंचेंगे, जब उन हदीस में पहुंचेंगे तो हम उसको तब करेंगे। यहाँ पर इस चीज़ की ज़मानत मिल रही है कि जो आपने डिसाइड किया है परसेंटेजेस पहले से, वो आपने कमाई, मतलब अगर आपकी जैसे मैंने बताया कि सुबह के टाइम में सब्जी बेच रही हूँ तो मेरे टाइम में सब्जी सेल होगी और आपके टाइम में सेल नहीं हो रही, तो जो मेरे टाइम में पैसे आए मैं ये नहीं कहूँगी कि जी सुबह मैंने सारी सब्जी बेची है तो सारे पैसे मेरे, बल्कि क्योंकि हम पार्टनर हैं तो बेशक रात में आपने कोई सब्जी नहीं बेची लेकिन जो पैसे आएंगे वो प्रॉफिट मैं और आप इक्वली शेयर करेंगे। तो उस हदीस, इस हदीस जो है ये बेसिकली इस टाइप ऑफ ट्रेड, शराकत जो है उसकी एविडेंस है। ठीक है। सो पार्टनरशिप के ऊपर जो एग्रीमेंट है जिसके ऊपर सारे पार्टनर्स ने, एक या दो, दो या तीन, जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब की कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। और जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो बिफोर हैंड आपने डिस्कस कर लेनी है। ठीक है। स्पॉइल्स ऑफ वॉर या माले गनीमत जो है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसका जो तरीका है, स्पेसिफिक रूल्स उसकी शरीयत ने क्या दिए हैं वो हम जब टाइम आएगा तो उसको डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट एक और पॉइंट याद रखने का ये है कि जो आपने टर्म्स एग्री की हैं वो
काम शुरू होने से पहले पूरी क्लियर होनी चाहिए। ये ना हो कि कुछ मतलब ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं जिसमें मोटी मोटी बातें डिस्कस हो जाती हैं, लेकिन माइनर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कहते हैं कि अच्छा जब टाइम आएगा तो देख लेंगे। और जब टाइम आता है तो फिर उस जो छोटी सी बात होती है जिसको आपने पहले से चॉक आउट नहीं किया होता, ब्लैक एंड व्हाइट में आपने डिस्कस नहीं किया होता, वही बात पे फिर लड़ाई हो जाती है या पार्टनरशिप ब्रेक हो जाती है या उसमें चीटिंग हो जाती है। तो इसलिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपने बात करनी है वो प्रॉपरली पहले काम शुरू करने ट्रांजैक्शन से पहले आप पार्टनरशिप के अंदर सारी चीज़ें डिस्कस कर लें, ताकि बाद में कहीं पर भी किसी को लालच ना हो, किसी को कोई ये फील ना हो कि मेरा हिस्सा मारा गया। हदीस नंबर 745 जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से है ये। और यहाँ पर अब हमारे पास जो है ना वो वकालत का सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने खैबर की तरफ जाने का इरादा किया तो मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम खैबर में मेरे वकील के पास पहुंचो तो उससे 15 वस्क वसूल कर लेना। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया और इसे सही करार दिया है। यानी वस्क जो ये वेट का है ये खजूरों का उन्होंने कहा है बेसिकली। अच्छा, यहाँ पर अब हमें वकालत की जो एविडेंस है वो मिलना शुरू होता है इस हदीस से कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो खैबर जा रहे थे और उस ज़माने में कुछ गल्ले की शॉर्टेज थी। तो वो हुजूर और साहबा की आदत होती थी कि वो कहीं पर भी जाने से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल के जाते थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने बताया कि इस तरह मैं खैबर जा रहा हूँ, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा तुम वहाँ जाओगे तो वहाँ पर जो मेरा एजेंट है उससे इतनी वेटेज के अंदर तुम इतने जो 15 वस्क है वो डेट्स उससे ले लेना। अच्छा, कुछ हदीस में जो फर्दर इसकी डिटेल है वो ये है कि फिर उन्होंने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे कहा कि वो अगर मुझसे पूछें, यानी अगर उनको कंफर्मेशन चाहिए हो कि मुझे आपने ही भेजा है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम अपनी हथेली उसके हाथ पे रख देना, यानी जैसे हाथ में हाथ रख देना। तो उससे उसको पता चल जाएगा कि मैंने ही तुम्हें ये उसके पास भेजा है, अपने एजेंट के पास। तो यहाँ से हमें जो इम्पोर्टेंट रूलिंग्स पता चलती हैं वो ये कि पहली चीज़ तो ये कि एजेंट बनाना, वकील बनाना किसी को, ये परमिसिबल है इस्लाम में। लेकिन इसमें शर्त क्या है कि जैसे मैं अगर आपको अपना वकील बना रही हूँ तो मैं आपको किसी ऐसी चीज़ के लिए, ऐसे काम के लिए वकील बनाऊंगी कि अगर तो वो काम है तो वो काम मैं करने के लिए परमिटेड हूँ। यानी जैसे आपको याद होगा कि पीछे हमने जो सेक्शन पढ़ा था जिसमें वेल्थ को सीज कर लिया जाता है, जैसे कोई छोटा बच्चा है और उसको इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिली, वो ऑर्फन है और उसकी जो गार्डियन है वो सारी उसकी वेल्थ का ख्याल रखेगा, और जो छोटा बच्चा है वो आगे अपने पैसे खुद से इस तरह खर्च नहीं कर सकता। तो अब ये बच्चा अगर आगे किसी को वकील बना के भेजे कि जी तुम मेरे लिए प्रॉपर्टी खरीद लो, तो ऐसा बच्चा या ऐसा शख्स जिसकी प्रॉपर्टी को जो शरीयत कोर्ट है या एडमिनिस्ट्रेटर है उसने कॉन्फिस्केट किया, कॉन्फिस्केट से मुराद ये कि सीज किया, उसके ऊपर बैन लगाया हुआ हो कि तुम ये पैसे नहीं खर्च कर सकते, तो ऐसा शख्स अपने पैसों के खर्च करने के लिए किसी को वकील नहीं बना सकता। तो वकील बनाने के लिए दो शर्तें इंपॉर्टेंट हैं कि पहली चीज़ ये कि जिस काम के लिए आप किसी शख्स को अपना एजेंट बना रहे हैं, आप उस काम को करने के अहल या परमिटेड हो। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप किसी चीज़ को बेचने के लिए जो किसी को वकील बना रहे हैं, तो फिर आप उस चीज़ के ओनर होना ज़रूरी। ये ना हो ना कि आप कहें कि साथ वालों की गाड़ी जाके तुम बेचो, तो आप उसके ओनर ही नहीं है, तो आप किसी को एजेंट बना ही नहीं सकते। सो एजेंट बनाने के लिए दो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि अगर आप कोई चीज़ बेचने के लिए या किसी को देने के लिए एजेंट बना रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उस चीज़ के ओनर हो। और अगर आप किसी काम के लिए किसी को वकील बना के भेज रहे हैं कि तुम मेरे बिहाफ पे ये काम करना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप वो काम करने के अहल हों या परमिटेड हों कि आप वो काम कर सकें। उसके बगैर आप किसी को एजेंट बना के नहीं भेज सकते। ठीक हो गया। अच्छा, अब एजेंट जो है वो किसी भी काम के लिए भेजा जा सकता है, ये नहीं। जब हम निकाह के सेक्शन में आएंगे तो उसमें तलाक वाले सेक्शन में फिर आपको ये पता चलेगा कि इसमें भी आगे वकील बना के तलाक के लिए भी एजेंट बना के किसी को भेजा जा सकता है। इस किस्म की भी सेक्शंस आ जाते हैं जो कि टाइम के साथ साथ आप पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर वकालत परमिटेड है और कहाँ पर किसी और को अपने बिहाफ पे भेजा जा सकता है। अच्छा, अभी इस हदीस के अंदर हमें एक क्लियर इंस्ट्रक्शन ये पता चलती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बता के भेजा कि तुम जब खैबर में जाओगे तो फलां बंदे के पास जाना और वहां से इतने मन या जो वस्क हैं वो तुम डेट्स ले लेना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो एजेंट जिसको बनाया जाए उसको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे के भेजी जाएं। और स्पेशली जो मैंने आपको फर्दर एक्स्ट्रा सेक्शन बताया है हाथ वाला, कि वो अगर जैसे आप समझेंगे जैसे कोड वर्ड होता है कि अगर वो मुझसे कोड वर्ड पूछें तो मैं क्या कहूँ। तो ये जो चीज़ें हैं आपको ये पता चलता होगा कि ये कोड वर्ड या पासवर्ड या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ये अब की चीज़ें नहीं है। मतलब अब तो हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है, तो हम कहते हैं ना पासवर्ड बताओ या बायोमेट्रिक आप थंब इम्प्रेशन दें तो फिर हम आपका दरवाज़ा खोलेंगे, आप ये काम करने के लिए आए हैं, कोई भी इस तरह की चीज़ वेरिफिकेशन के लिए, ये उस ज़माने में भी होती थी।
ठीक है। और उस जमाने में ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन वो जमाना क्योंकि ऑब्वियसली एक इस तरह की जो फिजिकल चीजें थी, जेस्चर्स, उनके ऊपर चलता था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि तुम अपनी हथेली उसके हाथ पे रख देना, तो वो समझ जाएगा कि तुम्हें मैंने भेजा है। सो इट वाज लाइक अ सीक्रेट जेस्चर, कि जो कोडवर्ड था कि आप अपने एजेंट को पता चल जाए, क्योंकि फोन तो था नहीं उस जमाने में जो मोबाइल पे आप फोन करके कह दें कि बंदा भेज रहा हूँ, उसको इतने पैसे दे देना। सो ये उस जमाने के अपने टैक्ट्स थे। और ऑब्वियसली ये कंटेम्प्रेरी टाइम्स में जब आप इसको टेक्नोलॉजी में शिफ्ट कर लेंगे, तो डेफिनेटली ये आजकल के ज़माने में चलता है कि आपने कहीं पर किसी के बिहाफ पे कुछ भी काम करना हो, तो आप उसको कहते हैं कि तुम जाके मेरा नाम लेना, या आप अपना विजिटिंग कार्ड देते हैं कि ये जाके उसको देना, तो उसको पता चल जाएगा कि मैंने तुम्हें भेजा है। ठीक है। तो ये उस जमाने की स्टाइल में जो वेरिफिकेशन थी वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बता दी। नेक्स्ट हदीस हमारे पास 746। हज़रत उर्वा बारकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें एक दिनार देकर भेजा ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बानी का जानवर खरीद लाएं। बुखारी ने इसे हदीस की इब्तिदा में रिवायत किया है, जिसका जिक्र पहले हो चुका है। आपको याद होगा, ये हमने पहले भी पढ़ी है हदीस, इसलिए हम इसको बहुत डिटेल में अब दोबारा नहीं जाएंगे। और वाकया मैं आपको याद दिला देती हूँ कि इन सहाबी को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरा ईद का जानवर लेने के लिए भेजा था, और एक दिनार दे के भेजा था। और इन्होंने बिकॉज ही वॉज अ शार्प माइंडेड पर्सन, जिसको बिजनेस की सेंस होती है, तो इन्होंने क्या किया था कि एक दिनार में दो बकरियां खरीदी। और फिर जब वो वापस लेके आ रहे थे, तो किसी कोई रास्ते में इनको मिला था, उसने पूछा कि तुम बकरी बेचना चाहोगे, तो उन्होंने उसमें से एक बकरी एक दिनार के एवज बेच दी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो वापस आए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने उनका दिनार भी वापस कर दिया और एक बकरी भी दे दी। यानी आप समझे कि पैसे भी वापस आ गए और एक बकरी एक्स्ट्रा। तो प्रॉफिट के तौर पे एक समझे कि बिजनेस जनरेट हुआ। और यहाँ पर जो वकालत का सेक्शन है, वो हमें ये पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपना एजेंट बना के भेजा कुर्बानी का जानवर लेने के लिए। ठीक है। तो ये हदीस क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, इससे हमें ये जो यहाँ पर सेक्शन में हमारे जो जरूरत का पॉइंट है वो ये है कि आप अपनी बाइंग एंड सेलिंग के लिए किसी को एजेंट बना के भेज सकते हैं, जो आपके बिहाफ पे डिसीजन लेगा, और डिसीजन लेके बाइंग एंड सेलिंग करके, और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भेजा था बाइंग के लिए। बट वो सेंस कर सकते थे कि यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई एतराज नहीं किया कि मैंने तो तुम्हें खरीदने के लिए भेजा था, तो तुम खरीद के और साथ बेच के और इतना प्रॉफिट जनरेट करके भी ले आए। सो बेसिकली इसमें जो एजेंट है उसका भी काम हमें समझ आता है कि वो उस जो साहबी थे, उन्होंने हिसाब ये लगाया कि यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फायदा हो रहा है। तो उन्होंने, हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सिर्फ खरीदने के लिए भेजा था, लेकिन उन्होंने खुद से बाइंग एंड सेलिंग करके जो अपना जिसके वो एजेंट थे, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भेजा था, उनके लिए प्रॉफिट जनरेट किया। ठीक है। तो ये हमें ऑब्वियसली हम पहले पढ़ चुके हैं हदीस, तो ये आपको याद ही होगी। 747 नंबर हदीस। 747 नंबर हमारे पास अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़कात वसूल करने पर तहसीलदार मुकर्रर फरमाया। बुखारी और मुस्लिम की ये हदीस है। अच्छा, अब ये उस ज़माने की बात है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये बेसिकली ज़कात की कलेक्शन के लिए भेजा। और इसके बैकग्राउंड ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया कि अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है वो ज़कात नहीं दी, और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नहीं दी, और इब्ने जमील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, ये तीन जो सहाबी थे, इन्होंने ज़कात नहीं दी। तो इसका फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये बात समझाई कि जो अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी ज़कात मेरे ज़िम्मे है, मैं दूंगा। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो है वो अपनी जो सारी प्रॉपर्टी थी वो ऑलरेडी वक्फ कर चुके थे अल्लाह ताला के रास्ते में। तो ऑब्वियसली जो चीज़ आपकी है ही नहीं, आपने उसको वक्फ कर दिया आगे, उसमें आप ज़कात नहीं देंगे, क्योंकि वो आपकी है ही नहीं, आपने अल्लाह ताला के रास्ते में वो सारी वक्फ कर दी है। और इब्ने जमील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं ये पहले काफ़ी गरीब होते थे, फिर अल्लाह ताला ने इनको ब्लेस किया, बहुत सारी दौलत दी, और जब दौलत दी अल्लाह ताला ने उनको, तो फिर ये इन्होंने ज़कात देनी बंद कर दी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मुनाफिक हो गया था, लेकिन बाद में फिर इन्होंने अल्लाह ताला से तौबा की, और ये बहुत पायस और बहुत अच्छे मुसलमान बन गए थे। सो ये उस टाइम की बात है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने स्टोरी बताई कि इन्होंने नहीं दी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको ये पूरी बैकग्राउंड डिटेल बताई। यहाँ पर हमारे लिए ट्रेड ट्रांजैक्शन के अंदर और वकालत वाले सेक्शन के अंदर इसका जो हमें पॉइंट पता चलता है वो ये है कि आप किसी को अपनी जो ज़कात सदका है उसके लिए भी वकील बना सकते हैं, कलेक्ट करने के लिए भी, और आगे स्पेंड करने के लिए भी। जैसे बहुत सारे लोग जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं वो क्या करते हैं,
कि वो जैसे अमेरिका में अगर कोई रह रहा है और उसके रिलेटिव पाकिस्तान में, तो वो उनकी ड्यूटी लगा देते हैं कि आप, मैं आपको यहाँ से पैसे भेज देता हूँ, आप वहाँ पर देख लें, किसी को ज़कात की ज़रूरत हो तो आप वहाँ पर लोगों को दे दें। इसी तरह सदकात में भी हम इवन पाकिस्तान में रहते हुए भी बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स नहीं होता जिसको ज़कात या सदका लगे, तो हम किसी ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशन को या ट्रस्टवर्दी किसी इंसान को कहते हैं कि ये हमारी ज़कात है या ये सदका है, तो आप ये किसी ज़रूरतमंद को दे दें। ठीक है, इसी तरह कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ये देखें कि जो महकमा औकाफ वगैरह होती है या इस्लामिक जो भी आपका इदारा होता है जो ज़कात कलेक्ट करता है, वो ऑटोमेटिकली जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो खुद तो नहीं जाता ना, वो किसी ना किसी को एजेंट बना के भेजता है। या अगर वो ऑनलाइन भी ज़कात कट कर रहे हैं, जैसे आपके बैंक के पैसों में से ज़कात कटती है, तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, यानी वो अकाउंट्स के अंदर से ऑटोमेटिकली कट जाती है और वो उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो इसमें ये बात हमें पता चलता है कि ज़कात और सदक़ात को कलेक्ट करने और ज़कात और सदक़ात को डिस्पोज ऑफ करने, यानी उनको बांटने के लिए दोनों केसेस में वकील बनाना, किसी को अपना एजेंट बनाना जो आपके बिहाफ पे ये काम कर दे, ये परमिसिबल है। नेक्स्ट हमारे पास हदीस, सेकंड लास्ट हदीस है 748 नंबर। और ये भी हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ऊँट खुद नहर किए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया कि बाकी वो ज़िबा करें। मुस्लिम की हदीस है। जो हज्जतुल विदा था उस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँट जो है वो कुर्बानी कुर्बानी की थी, उसकी उदया उदया जो है वो पेश किया था अल्लाह ताला के बारगाह में। और उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 जो है वो एनिमल्स खुद सेक्रीफाइस किए, और बाकी के 37 जो थे वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिम्मेदारी लगाई। तो अगेन यहाँ से हमें रूलिंग क्या पता चलती है? रूलिंग ये पता चलती है कि आप किसी और को जो कुर्बानी है, अगेन ये जो बाहर वाले लोग हैं वो ये बात अंडरस्टैंड करते हैं कि अक्सर इस तरह होता है कि जो बाहर बच्चे रहते हैं वो अपने पेरेंट्स को या कोई भी जो अपना जानने वाला या बहन भाई होते हैं उनको कह देते हैं कि हमारे हिस्से की कुर्बानी यहाँ करा देना, पाकिस्तान इंडिया में करा देना, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर ऑब्वियसली गरीब बहुत ज़्यादा लोग हैं और आपको पता है कि अफोर्ड भी नहीं करते गोश्त खाना इतना, दाल सब्जी पे ही बेचारे बहुत सारे गरीब चल रहे होते हैं। तो अक्सर लोग जो बाहर रहते हैं वो कहते हैं कि आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो उनके नेटिव कंट्रीज हैं वहां पर वो कहते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे कुर्बानी कर देगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि आप ना सिर्फ कुर्बानी के पैसे भेज के किसी को अपॉइंट कर सकते हैं कि वो जानवर खरीद के यहाँ कुर्बान कर दे, बल्कि अगर आप यहाँ हैं भी, लेट्स अज्यूम कि आप यहाँ पर हैं, पाकिस्तान में हैं, आपने जानवर भी खरीदा, लेकिन एंड टाइम पे आपको कहीं जाना पड़ गया और आप कुर्बानी लाइक फिजिकली आप वो जो गर्दन पे छुरी फेरते हैं जानवर की, वो नहीं कर सके, आपने किसी को कह दिया, या नॉर्मली लोग, मेरे और आप जैसे लोग जिनके घरों में कुर्बानियां होती हैं वो यही करते हैं कि जो मर्द हजरात हैं वो खुद छुरी नहीं फेरते बल्कि वो कसाई को बुला के उस उसकी ड्यूटी लगा देते हैं कि आप इसको ज़िबा कर दें जानवर को, ठीक है, कुर्बानी वो करें। तो ये हर लेवल की जो अपॉइंटमेंट है एज एन एजेंट वो परमिसिबल है, चाहे आप बाहर से बैठ के पैसे भेज दें, कोई इंसान यहाँ पर जानवर खरीद के उसको ज़िबा कर दे, या अगर आप यहाँ बैठे हैं तो आप खुद से नहीं, अगर छुरी फेरना चाह रहे तो आप कसाई को बुला लेते हैं, ये परमिसिबल है। लेकिन अब यहाँ पर समझने की बात ये कि यहाँ से कुछ लोग ये भी रूलिंग निकाल लेते हैं कि अच्छा जी इसका मतलब इबादत का काम है तो आप इबादत के लिए किसी और को अपनी जगह अपॉइंट कर सकते हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि जो नमाज या रोज़ा है इसके अंदर आप अपॉइंट नहीं कर सकते, आप अपनी नमाज के लिए कोई नौकर नहीं रख सकते कि वो मेरी जगह एजेंट है और वो नमाज पढ़ लेगा या रोज़ा रख ले वो मेरी जगह। हाँ, अलबत्ता जो उम्रा हज वगैरह है उसके अंदर ये ऑप्शन है, और वो हमने पहले पढ़ी भी है, जो हज बदल वगैरह कहा जाता है कि अगर कोई बिल्कुल ही इस तरह की सिचुएशन में है कि वो नहीं कर सकता, तो फिर उस केस में वो एक डिफरेंट सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पर जो रूलिंग है वो बेसिकली कुर्बानी के लिए ही निकालनी है आपने, बाकी इबादत के लिए नहीं निकलेगी यहाँ से। लास्ट हदीस हमारे पास अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से ही दोबारा है। और ये हदीस है जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजदूर के किस्से में इरशाद फरमाया था कि ए अनीस, इस औरत के पास जाओ, अगर वो तस्लीम कर ले तो इसे संसार कर दो। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। अच्छा, अब ये जो है ना पनिशमेंट के लिए, यानी पर किसी को हुदूद अगर उस पर लग रही हो, और ये इंडिविजुअल लेवल की बात नहीं हो रही, हुदूद लगने की जो डिसीजन है किसी के ऊपर जब पनिशमेंट या उसको सज़ा मिलती है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटर या शरीयत कोर्ट या जज
जो होता है ये उसका काम होता है। ये मेरे और आपके इंडिविजुअल लेवल पे करने वाला काम नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे जो गरीब मुल्क हैं उसके अंदर लोग खुद से डिसीजन अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी घर वाले लोगों के लिए ले लेते हैं और मार देते हैं उनको। ये वाली चीज़ नहीं, इस्लाम के अंदर बड़े स्ट्रिक्ट हैं। इंशाल्लाह जब हम जो क्राइम वाला सेक्शन है जब हम वो पढ़ेंगे तो फिर आपको इसकी रूलिंग्स भी समझ आएंगी। यहाँ पर एक जो किस्सा है वो ये था कि ये एक शख्स था जिसके घर में मजदूर कोई काम कर रहा था, और उस मजदूर ने उसकी बेगम के साथ जना कर लिया। अब उस मजदूर ने जब जना कर लिया तो जो शख्स था उस यानी जो जो औरत थी उसके हस्बैंड को और उसके बाप को पता चल गया। और ये जो मजदूर था उसने फिर हस्बैंड और बाप के साथ, आप जिसको उर्दू में कहते हैं मुकमुका कर लिया, कि उसने कुछ आई थिंक 100 बकरियां और कुछ सर्टन गुलाम या इस तरह की कोई सेटलमेंट कर ली कि इतने आप मुझसे ले लें और किस्से को रफा दफा कर दें। तो जब ये वाली सिचुएशन हो गई और फिर लोगों ने उस शख्स को बताया कि नहीं, इसके ऊपर तो हदूद लगती है, इस पे तो आपकी इस्लामिक शरई पनिशमेंट है। तो ये सारा मामला लेके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ड्यूटी लगाई कि उस शख्स से जो मजदूर था उसने तो कन्फेस कर लिया कि हाँ जी मैंने ऐसा किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ड्यूटी लगाई कि एक साहबी की कि आप जाके पूछें उस औरत से, और अगर वो औरत कन्फेस करती है तो फिर उसके ऊपर रजम की जो है, जो स्टोन टू डेथ की सज़ा है। अगर मैरिड कोई शख्स जिना करता है तो उसके ऊपर ये शरई सज़ा है। ठीक है, तो उस हमने उनको कहा कि आप जाके चेक कर लें, और अगर वो अफर्म करती है तो फिर उसको ये वाली सज़ा दी जाएगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो पनिशमेंट है, जैसे अब आप देखें नॉर्मली जो हमारी जो कोर्ट है उसमें जज जब सजाए मौत देता है तो जज ही जाके सजाए मौत एग्जीक्यूट नहीं करता, वो आगे डेजिग्नेट करता है जो भी जिसको हम पुराने ज़माने में जल्लाद कहते थे, सर कलम करने वाला, उसकी ड्यूटी लगती है। एक स्पेसिफिक बंदा होता है जेल के अंदर या जो भी वो जगह है जहाँ पर उसको सजाए मौत दी जाती है, फांसी दी जाती है, वहां पर उसका काम होता है वो फिर जज के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करता है। तो बेसिकली जज भी अपनी जो डिसीजन है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे एक एजेंट होता है, पुलिस का काम होता है उसको इम्प्लीमेंट कराना, या जो भी एक सिस्टम है उसके थ्रू वो इम्प्लीमेंट होता है। सो लिहाजा यहाँ पर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे डेजिग्नेट किया कि अगर वो औरत जो है वो अपना कन्फेस करती है तो फिर उसको स्टोन टू डेथ की पनिशमेंट जो है वो दी जाएगी। ठीक है, सो इससे हमें ये पता चलता है कि शरीयत की या इवन जो नॉर्मल हमारे नॉर्मल जो यहाँ पर शरीयत के अलावा भी पेनल्टीज होती हैं, उसके अंदर अगर कोर्ट के का जो जज है वो कोई भी वर्डिक्ट देता है तो उस वर्डिक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो आगे डेजिग्नेट करता है किसी शख्स को जो उसके एजेंट का काम करता है, ताकि वो जो वर्डिक्ट है या जो भी फाइनल डिसीजन है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक हो गया, तो ये भी वकालत के अंदर आपको एक प्रूफ मिल गया। ठीक हो गया, तो ये हमारी टोटल हदीसें थी, छोटी छोटी हदीसें थी, सिंपल डायरेक्ट, आपको उसमें ऑर्डर्स समझ आ रहे थे, कोई बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं थी चीज़ों के अंदर। और जो अब आगे जितनी भी आप हदीस पढ़ेंगे तकरीबन उनमें इसी तरह है कि वो सिंपल हैं, छोटी हैं और क्विक, आपको उसको पढ़ते साथ ही समझ आ जाता है कि यहाँ से क्या लेसन मिल रहा है। ठीक हो गया, सो आई होप कि क्लास आपको समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह खैर फॉर ट्रेनिंग, क्लास वाइंड अप कर लेते हैं क्योंकि टॉपिक हमारा पूरा हो गया है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।